बेसिक से हम आप सभी को इस चैनल के माध्यम से जानकारी देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहले 18 कुल क्वेश्चन पूछा जाता है मैथ में। बहुविकल्पीय प्रश्न, अति लघु और लघु उत्तरीय। जो बहुविकल्पीय प्रश्न होता है वो 1 नंबर का होता है, जो लघु उत्तरीय प्रश्न होता है वो 2 नंबर का, और जो अति लघु होता है वो 1 नंबर का। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं। आंसर आप कर सकते हो, क्योंकि हमने आंसर नहीं लिखा है किसी भी क्वेश्चन का, क्योंकि मॉडल पेपर है। तो मॉडल पेपर में तो आप सभी को और 1 घंटे का टाइम तो नहीं ही लगेगा, ठीक है, क्योंकि 1 घंटे का टाइम मिलता है। जो 25 नंबर का पेपर होता है उसमें आप सभी को जो टाइमिंग दी जाती है 1 घंटे का। तो देखिए, जितने भी प्रश्न हैं हमने पहले डिस्कस किया है। सिलेबस से बाहर हमने कुछ अलग प्रश्न नहीं, जितना हम लोगों ने डिस्कस किया है, ठीक है, उतना ही हम क्वेश्चन लिए हैं, सिलेबस से बाहर कुछ भी नहीं। चलिए, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है कि 9, 12, 18 का लघुत्तम समापवर्त क्या होगा? 45, 36, 9, 27। तो 9, 12 और 18 का लघुत्तम समापवर्त क्या होगा? बिल्कुल सही। यहाँ पे देखिए जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 36। किस तरीके से आप निकाल सकते हो, चलिए ये भी बता देती हूँ यहीं पर साथ ही साथ में। तो यहाँ पर हम सबसे छोटी संख्या 2 लेंगे, 9 नहीं कटेगा, 12 6 बार में जाएगा, उसके बाद ये 9 बार में जाएगा, फिर हम 2 से काटेंगे, फिर 9 नहीं जाएगा, 3 जाएगा, फिर 9 नहीं जाएगा, फिर 3 लेंगे, 3 से जाएगा 9 3 बार में, 1 बार में, फिर 3 बार में, फिर 3 से जाएगा 1 पूरा कट जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा 9 चौको कितना होता है 36, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ये जो हमने मेथड, कौन सा मेथड है, तो ये है भाग विधि, ठीक है। हम ये भाग विधि से जो अलग अलग करके लगाते हैं वो गुणनखंड विधि होता है। इतना क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पहला प्रश्न 1 नंबर आप सभी का, इस पर पूरा 100% मिलेगा, है ना। अब देखिए फ्रेंड्स, अगला जो क्वेश्चन है कि प्रश्न नंबर दूसरा की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है 2, 0, 1 सभी। अब बहुत सारे प्रशिक्षु ये कहेंगे ये तो बहुत ही बेसिक से प्रश्न है। देखिए फ्रेंड्स, आज फर्स्ट क्लास है, क्योंकि इस चैनल पर बहुत ऐसे भी प्रशिक्षु हैं जिनको बेसिक से बताना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, क्योंकि उनको भी लेकर साथ में चलना है। तो यहाँ पर जो प्रश्न नंबर 2 है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है 2, 0, 1 सभी। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हमने संख्या से रिलेटेड प्रथम सेमेस्टर में और सेकंड सेमेस्टर में भी आप सभी को प्रोवाइड किया था। देखिए यहाँ फिर से एक बार मैं आप सभी को बता दूं, जो 1, 2, 3, 4, 5 ये क्या होते हैं? प्राकृतिक संख्या होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये क्या होते हैं? तो ये पूर्ण संख्या होते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे 0, -1, एक मिनट, -1, -2, 1, 2, 3 ये क्या होता है? तो ये आपका पूर्णांक होता है। और परिमेय जिसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे 0 नॉट इक्वल होना चाहिए, और अपरिमेय जिसे हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो इस तरीके से यहाँ पर आप सभी को मैंने बताया, जब सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, क्योंकि 2 भी होता है लेकिन सबसे छोटी, तो यहाँ पर एक ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, अगला जो प्रश्न है कि -8 का योगात्मक प्रतिलोम है 8, -8, 16, -16। तो -8 का योगात्मक प्रतिलोम है बिल्कुल सही, क्योंकि फ्रेंड्स जब भी योगात्मक प्रतिलोम पूछे तो -8 का माइनस में आप सिंपल गुणा कर दीजिए, माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा +8। तो +8 इस तरीके से लिखिए आप, या इस तरीके से लिखिए, क्योंकि हमें प्लस लिखने का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब देखिए अगला प्रश्नोत्तर नंबर 4 है कि 5:5 समानुपात x अनुपात 45 में x का मान होगा 10, 35, 45, 25। तो आंसर कीजिए आप सभी। अगर आप सभी को आ रहा है तो आप आंसर कर सकते हो। बिल्कुल सही।
यहाँ पर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 45। देखिए इसको किस तरीके से हम यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, नीचे लगाई हूँ, देखिए किस तरीके से लगाना है। यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे दिया है, ये क्या होता है आपका मध्य अनुपाती, ये क्या होता है बाएं पद, ये बाएं पद और ये बाएं पद, इसमें इसका मल्टीप्लाई और इसमें इसका मल्टीप्लाई। तो इसको याद करने के लिए सिंपल क्या करना है, इसमें इसका मल्टीप्लाई कीजिए और इसका मल्टीप्लाई। तो 5x इक्वल, यहाँ पे आप लिख सकते हो 45 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, क्योंकि गुणा करना है। 5x बराबर 45 में मल्टीप्लाई 5 का कर लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप सिंपल काट सकते हो या इस तरीके से थोड़ा लगाने के लिए जो आपका विधि होता है। तो 45 में मल्टीप्लाई 5 का कर लीजिए। तो 5 5 जा 25, 5 हो जाएगा, कितना बचा 2, 5 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, 20 में 2 को ऐड करेंगे तो 22। तो इस तरीके से यहाँ पे 225 आंसर आ गया। अब क्या करेंगे, x बराबर 225 और बटे में 5 आ गया। 5 से हम काटते हैं तो ये जाएगा, क्योंकि 5 का मल्टीप्लाई 4 यानी 5 का पहाड़ा 4 बार पढ़िए तो कितना आएगा 20, क्योंकि ऐसा पहाड़ा हमें 5 का पढ़ना है जो 22 से अधिक न जाए, क्योंकि 5 25 25 हो जाता है और 5 चौको 20। तो इस तरीके से यहाँ ये 4 बार में गया, 22 में से 20 जाएगा तो 2, तो 2 और यहाँ पे 5 यानी 25। 5 में 5 का मल्टीप्लाई करते हो तो 25, यानी x बराबर जो आंसर आ गया वो आ गया 45। अब देख सकते हैं क्या हमारा आंसर सही है या नहीं, क्योंकि समानुपाती का मतलब होता है कि सही होना चाहिए। तो यहाँ पर 45। अब 5 का यहाँ से मल्टीप्लाई 45 में करिए या यहाँ से करिए, जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, सेम आएगा। तो इस तरीके से ये क्या है, समानुपाती है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन, लास्ट बहुविकल्पीय प्रश्न है, जो कि अगला जो आपका प्रश्न है कि ऋण पूर्णांक संख्या है 3, 0, 9, -5। तो यहाँ पे प्रश्नोत्तर नंबर संख्या 5 जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत ही ईजी है और बहुत ही मतलब आप कह सकते हो इम्पोर्टेंट फैक्ट है। तो ऋण पूर्णांक है, जस्ट मैंने अभी बताया, जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ही होता है। 3 क्या है, प्राकृतिक संख्या। 9 क्या है, प्राकृतिक। 0 क्या है, पूर्ण संख्या। -5 क्या है, पूर्णांक संख्या। इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप 5 क्वेश्चन थे पूरा ख़त्म हो गए। चलिए अब यहाँ से अति लघु स्टार्ट हो गया, जिसमें सबसे पहला जो प्रश्न है कि वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, बहुत सिंपल, πr², जो कि आज हमने 2 बजे वाली क्लास में डिस्कस किया था। देखिए फ्रेंड्स, अगला जो प्रश्न है कि x² 8x + 7 के गुणनखंड हैं। तो इसका आंसर आप फिलहाल कमेंट्स बॉक्स में कर सकते हो। चलिए देखिए इसको किस तरीके से हम लोग लगाते हैं, इसको हम और जूम कर देते हैं। तो यहाँ पर x² - 8x + 7x है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले जो नियम होता है, हम x² का 7 यानी इसमें इसका गुणा करेंगे। तो यहाँ पर अगर 7 × x² आप करते हो तो आप सभी को क्या मिलेगा, 7x²। अब यहाँ ये नियम फॉलो करना होता है कि 7x² को इस तरीके से तोड़ना है कि गुणा करे तो 7 और जोड़े या घटाए तो 8x आ जाना चाहिए। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपल अगर हम कहें कि यहाँ पर अगर हम 7x, ठीक है, 7 में x को जोड़ देते हैं तो 8x प्राप्त हो जाएगा और 7 × 1 करते हैं तो हमें 7x प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इसको चलिए लगा देते हैं। सिंपल आप यहाँ पर लिख सकते हो कि ठीक है, इसको आप तोड़, यहाँ पे हम 7x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 और उसको जब हम जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 8x। तो इसको हम करेंगे x², ठीक है, -7x। उसके बाद हम माइनस ही करेंगे क्योंकि माइनस माइनस प्लस जोड़ना है, इसलिए -1x लिखिए या x लिखिए +7। ठीक है, अब यहाँ से आप 2 जोड़ा बना लीजिए, इस x² - 7x और -x + 7x। इसमें हम कॉमन देखते हैं तो कॉमन क्या है, x है और यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे x² है तो यहाँ पे एक x बच गया, हमने x कॉमन ले लिया तो यहाँ पर 7 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि
यहाँ पे कोई भी जब कॉमन नहीं रहता है तो हम क्या करते हैं, -1 कॉमन ले लेते हैं और यहाँ पे क्या हमारा बच गया, तो यहाँ पर x - 7 यहाँ पे भी बच गया। अब यहाँ भी सेम है और यहाँ भी सेम है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x - 1 ये जो हमने कॉमन ले लिया वो लिख लेंगे और यहाँ पे x - 7। तो इस तरीके से आंसर क्या आ जाएगा, x - 7 और x - 1। तो इस तरीके से आंसर आ गया। ठीक है, अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्र लिखिए। यानी यहाँ पर सिंपल पूछा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। इसका आंसर आप बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हो। इसका जो सूत्र होता है 1/2 मल्टीप्लाई आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, किसी भी त्रिभुज का जो सूत्र होता है वो होता है 1/2 इंटू आधार गुणे ऊंचाई। देखिए फ्रेंड्स, अगला जो प्रश्न है कि 9वां की प्रश्नोत्तर संख्या 9, यानी प्रश्न है कि वर्ग 10 से 20 की उच्च सीमा होगी। यानी 10 और 20 के बीच में, या 10 और 20 के बीच में उच्च सीमा होगी। तो देखिए जैसे 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20 है। तो यहाँ पे सबसे उच्च सीमा कौन है, तो 20। इस तरीके से यहाँ पर जो आंसर हो गया आपका, यहाँ पे आप करेंगे कि इस वर्ग में 20 की क्या होगी, उच्च सीमा होगी। इस तरीके से भी क्वेश्चन आप सभी के सिलेबस में है। अब देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 10 है कि 16 और 40 का तृतीय अनुपाती क्या होगा। अब 16 और 40 का तृतीय अनुपाती क्या होगा, यहाँ पर किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। आइए, यहाँ पर दो आप सभी को संख्या दिया है 16 और 40। ठीक है, जब 16 और 40 दिया है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको सबसे पहले तो अनुपात और समानुपात के रूप में लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, कभी भी तृतीय अनुपाती पूछे तो किस तरीके से 16, ठीक है, 16 अनुपात 40 समानुपात यहाँ पे 40 और यहाँ पे हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम x मान लेते हैं, यानी x का मान क्या होगा, तो सिंपल इसमें इसका मल्टीप्लाई करना होता है और इसमें इसका मल्टीप्लाई करना होता है। तो हम यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं 16x बराबर 40 × 40। ठीक है, अब 16x बराबर 40 और 40 का मल्टीप्लाई करेंगे। सिंपल क्या करिए, 4 में 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 16 और 2 जीरो लिख लीजिए। अब x बराबर 1600 और मतलब ऊपर 16 x हमने ले लिया और जो इधर है तो हम जब इधर लाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, 16 नीचे आ जाएगा। 16 से काटेंगे एक बार में, यहाँ पर x का मान क्या आ गया हमारा, 100 आ गया। तो यहाँ पर x का मान 100 आ गया। क्या हमारा आंसर सही है या नहीं, तो जो अनुपात हमने बनाया था 16 अनुपात 40 समानुपात 40 अनुपात 100, तो क्या सही है या गलत, इसकी अब हम जांच करते हैं। तो सिंपल सबसे पहले तो हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं। तो 40 में 40 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1600 प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार से जब 16 और 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आंसर क्या आएगा, 1600 ही। तो इस तरीके से जो हमारा आंसर x का मान 100 है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, प्रश्नोत्तर नंबर संख्या आपका 11 है कि यहाँ पर कि 3 ब्रैकेट में 3x + 2y² को हल करें। तो फ्रेंड्स, अगर आप सभी ने अलजेब्रा पढ़ा होगा तो ये आप सभी को सूत्र दिख रहा है, बिल्कुल सूत्र पे ही लगा है। अगर आपने a + b का होल स्क्वायर पढ़ा होगा तो इसका आंसर आप बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हो। सिंपल क्या करेंगे, a + b का होल स्क्वायर जब हम फॉलो करेंगे तो बहुत ही आसानी के साथ आंसर आ जाएगा। देखिए a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर होता है a² + 2ab + b²। तो यहाँ पे आपका a क्या है 3x और b क्या है 2y। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि यहाँ पे सूत्र के माध्यम से हम लिख सकते हैं यहाँ पे 3x, ठीक है, 1 मिनट, 3x² + 2 × 3x × 2y + 2y²। ठीक है, इस तरीके से हम पूरा सूत्र के माध्यम से लिख लिया। अब 3 का स्क्वायर क्या होता है, तो 9x²। यहाँ पे 3x और 2y का जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 6, ठीक है,
और 6 का मल्टीप्लाई 2 में करते हैं तो 12xy हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या होता है 4y स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर यही इसका आंसर हो जाएगा 9x² प्लस 12xy प्लस 4y स्क्वायर। सिंपल सूत्र के माध्यम से आप रख के आप इसको तोड़ सकते हो। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, प्रश्नोत्तर संख्या 12 है कि सेम वही क्वेश्चन है कि 4m माइनस 3n स्क्वायर को हल करें। इसको किस सूत्र पे फॉलो करना होता है? तो फ्रेंड्स, अगर आप सभी को सूत्र याद होगा, जो सूत्र होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, यानी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब इसी सूत्र पे हमारा a क्या है तो 4m है, b क्या है तो 3n स्क्वायर है। तो हम इसी सूत्र पे रख सकते हैं 4m स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4m इंटू 3n इंटू b का क्या कर देंगे 3n स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हम स्क्वायर लिख दिए। अब यहाँ पे अगर आप 4 का स्क्वायर करते हो तो यहाँ पे हो जाएगा 16m स्क्वायर माइनस 4 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 24। ठीक है, क्योंकि 12 दूना 24 तो 24 यहाँ पे और mn हम लिख देंगे, प्लस यहाँ पे 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 का स्क्वायर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 9n स्क्वायर। तो इस तरीके से यहाँ इसका जो आंसर हो जाएगा 4m माइनस 3x का होल स्क्वायर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 16m स्क्वायर माइनस 24mn प्लस यहाँ पे जो हो जाएगा वो हो जाएगा 9n स्क्वायर। ठीक, तो इस तरीके से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखिए यहाँ से लघु उत्तरीय स्टार्ट होते हैं, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है कि प्रश्नोत्तर संख्या 13 है, 12, 24, 36 का गुणनखंड विधि से आप ज्ञात करो लर्शा। तो इसको सिंपल क्या करना है, गुणनखंड विधि से ज्ञात कर देना है। चलिए इसको भी लगा देते हैं। तो यहाँ पे 12 सबसे पहले गुणनखंड विधि तो 12 लेंगे, 2 से काटेंगे, 2 से जाएगा 6 बार में, फिर 2 से काटेंगे जाएगा 3 बार में, 3 से काटेंगे 1 बार में। ठीक, तो यहाँ पर जो हमारा 12 का मान आया वो क्या आया, तो 12 का जो मान आया वो आया 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, इसको इरेज कर दे रहे हैं ताकि दूसरा वाला लगाए। अब देख सकते हो यहाँ पर अगर हम दूसरा वाला लगाएंगे तो यहाँ पे क्या है 24। तो 24 हम सबसे छोटी संख्या लेंगे 2 और फिर 2 से ये जाएगा 6 बार में, फिर 2 से जाएगा ये 3 बार में, फिर 3 से जाएगा ये 1 बार में, यानी 24 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। इसको इरेज कर दे रहे हैं 36 के लिए जगह हो जाए। ठीक है, अब यहाँ हम करते हैं 36 का गुणनखंड। तो यहाँ पे आएगा 1 2 8 16, फिर ये 2 9 18, फिर 3 से जाएगा 3 3 9, फिर ये आपका हो जाएगा 1, यानी 36 का हो जाएगा यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, यही होगा ना, 2 9 18, 1 मिनट यहाँ पे हो जाएगा 9। ठीक है, ये थोड़ा मिस्टेक हुआ, इसीलिए कभी भी जल्दी नहीं करना चाहिए। ठीक, 1 मिनट सही है, यहाँ पे जो हो जाएगा वो हो जाएगा 18, फिर 2 9 36। ठीक, बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से ये पूरा हमारा सही है। ठीक, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसको अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि सबसे, देखिए लसम में ये ध्यान देने वाली बात है कि सबसे जो बड़ी घात हो गए उसको हम सबसे पहले देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे बड़ी घात क्या है, 2 और 3 में सबसे बड़ा कौन सा है, तो यहाँ पर जो आप सभी का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3, क्योंकि 2 से 3 क्या है, बड़ा है। ठीक, तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, 1 मिनट इसको इरेज करते हैं यार। तो चलिए, अब यहाँ पे आपका क्या है, 3 बड़ा है, तो सबसे बड़ा 3 ये है, तो हम तीनों लिख लेंगे, 3 गुणे 3। अब सबसे छोटी में सबसे ज़्यादा घात वाली कौन सी है, तो यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी यहाँ पे आप क्या करेंगे कि 3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो क्या आ जाएगा 9, फिर आप 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, यानी
यहाँ पे जो हो जाएगा 8 नवा क्या हो जाएगा, 8 नवा 72। तो इस तरीके से 12, 24, 36 का जो लसपा हो जाएगा वो हो जाएगा 72। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर संख्या 14 है, यदि किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा लंबाई जो है वो 10 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आप सभी को सबसे पहले ये हम बता दें कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती है, इक्वल होती है, तो उसकी लंबाई या चौड़ाई क्या है, यानी सेम होगा। तो जब सेम है तो हम इसका क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो आप सभी को ये मालूम होना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, जो कि हमने कई बार आप सभी के साथ डिस्कस किया है। तो लंबाई कितना है, 10 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का सूत्र हो जाता है वो होता है √3/4, और ये हो जाता है भुजा स्क्वायर। ठीक है, भुजा स्क्वायर दिया है तो सिंपल हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे √3/4 10 दिया है, उसका लंबाई यहाँ पे हम करेंगे √3/4, 10 का स्क्वायर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 100, 4 से काटेंगे 25 बार में, इसका जो क्षेत्रफल आ जाएगा वो आ जाएगा 25, और √3 यहाँ पे वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर, या आप सेंटीमीटर स्क्वायर कह सकते हो या वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसलिए सूत्र अगर याद होगा तो बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हो आप। प्रश्नोत्तर संख्या 15 है कि यदि एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या 7 मीटर है तो मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो फ्रेंड्स, ये हमने 2 बजे वाली क्लास में भी डिस्कस किया था, आसानी के साथ आप आंसर कर सकते हो। यदि एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या 7 मीटर है तो मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले तो आप सभी को पता होना चाहिए कि वृत्ताकार का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है πr²। तो यहाँ पे क्षेत्रफल पूछा है तो सिंपल हम क्या करेंगे, पाई, ठीक है, आर कितना दिया है, त्रिज्या कितना दिया है, तो 7 का स्क्वायर करेंगे, और यहाँ पे पाई बटे जो हो जाएगा मल्टीप्लाई जो हो जाएगा यहाँ पे 49। ठीक है, अब पाई का मान क्या होता है, तो वो होता है 22/7 मल्टीप्लाई 49, 7 से काटेंगे तो ये हो जाएगा, 7 बार में 49 कट जाएगा, 22 का मल्टीप्लाई 7 में कर दीजिए तो 154। ठीक है, m² इसका आंसर आ जाएगा। तो सूत्र याद होगा तो बहुत इजीली तरीके से आप कर सकते हो। अगला जो प्रश्न है कि प्रश्नोत्तर संख्या 16 है कि 9, 12 और 10 का अपवर्तक क्या होता है। अपवर्तक यानी डिवीज़न। तो सिंपल क्या करना है, यहाँ पर 9 का अपवर्तक क्या क्या हो जाएगा, अगर आप सभी को पता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कर सकते हो। यानी सबसे पहले 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर 9 होगा। 12 का अपवर्तक क्या क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और खुद स्वयं 12 हो जाएगा। 10 का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 10 हो जाएगा। तो इस तरीके से 9 का अपवर्तक क्या हो गया, 1, 3, 9। 12 का अपवर्तक 1, 2, 3, 4, 6, 12। 10 का अपवर्तक 12, 5 और 1, 2 और 1, 2, 5, 10। अब देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 17 है कि ax + bx - ey - by के गुणनखंड ज्ञात करें। तो इसको किस तरीके से करना है, कॉमन लेना है और बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हो। यहाँ पे इस तरीके से सबसे पहले कर लेंगे, ax + bx में कॉमन क्या है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं x कॉमन है तो x कॉमन लेंगे, क्या बचा a + b। यहाँ पे -ay और -by में कॉमन क्या है, y है, तो यहाँ पर हमारा कॉमन हो जाएगा -y, और यहाँ पे हो जाएगा क्योंकि माइनस हो गया तो a + b। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, a + b हो गया, और यहाँ पे क्योंकि दोनों कॉमन है और x - y, इस तरीके से आंसर जो हो जाएगा a + b और ब्रैकेट में x - y। अब देखिए अगला 18 नंबर प्रश्न है कि संचयी बारंबारता वक्र को कहते हैं। तो फ्रेंड्स, संचयी बारंबारता वक्र को जो कहते हैं वो कहते हैं त्वरण। ठीक है, अब देखिए यह 18 तक ही रहता है, लेकिन हमने और क्वेश्चन ऐड कर लिए हैं 2 कि प्रश्नोत्तर संख्या 19 है कि 33.328 में 2 का स्थानीय मान क्या होता है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है 3 का अगर पूछा होता है तो 3/10, 2 का पूछा है तो 2/100। सिंपल आप इसमें भाग दे दीजिए तो आंसर आ जाएगा, या इसी तरीके से आप आंसर कर सकते हो। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है, लास्ट आज का प्रश्न है, जिसका आंसर आप सभी को करना है कि प्रश्नोत्तर संख्या 20 यानी 10, 20, 30 का मौसा क्या होगा। इसका आंसर आप सभी को क्या करना है,
लाइव चैट में नहीं, कमेंट्स बॉक्स में करके बताना है, यानी विस्तार से। चलिए स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहला जो बहुविकल्पीय प्रश्न है कि परमेय संख्या -25 डिवाइड बाई 45 के समतुल्य संख्या है। ऑप्शन ए 12 डिवाइड बाई 20, ऑप्शन बी -8 डिवाइड बाई 15, ऑप्शन सी -6 डिवाइड बाई 19, ऑप्शन डी 4 डिवाइड बाई 11। अब इसको समतुल्य भिन्न कुछ नहीं करना होता है, इसको हम और सिंप्लीफिकेशन मतलब सरल कर देते हैं, काट देते हैं। जैसे कि आपका है -24 और बटे में क्या है 45, तो इसको अगर हम 3 से काटते हैं तो बहुत आसानी से कट जाएगा। ठीक है, ये 3 से जाएगा 8 बार में और ये 3 से जाएगा 15 बार में, तो इस तरीके से -8 डिवाइड बाई 15 इसका आंसर हो जाएगा। अभी देखते हैं ये कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप देख सकते हो बी बिल्कुल सही है। अब देखिए सेकंड जो आपका प्रश्न है कि थोड़ा और जूम कर दे रहे हैं कि समीकरण, ठीक है, समीकरण x डिवाइड बाई 4 प्लस 10 डिवाइड बाई -4 में x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, x का मान क्या है यहाँ पर ये ज्ञात करना है। तो चलिए इसको मैं अच्छे से बता देती हूँ। तो यहाँ पे यह आपका क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसको देखिए किस तरीके से सॉल्व करना है। यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पे x डिवाइड बाई 4, ठीक है, और -4 हम 10 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा -10। उसके बाद यहाँ पे x डिवाइड बाई 4, माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाता है तो ये ऐड हो जाएगा। तो जब हम 10 में 4 को ऐड करेंगे तो 14, क्योंकि माइनस का चिन्ह लगाएंगे क्योंकि 4 और 10 में बड़ी संख्या कौन सी है तो 10 है। 10 के सामने कौन सा चिन्ह लगा है तो माइनस, तो इस तरीके से -14 हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे x बराबर यहाँ पे क्योंकि 4 डिवाइड में है इधर आएगा -14 मल्टीप्लाई 4, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगा -56। ऑप्शन में देखते हैं है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है बिल्कुल सही है, -56 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो समीकरण से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, अगला जो प्रश्न है कि एक वर्ग जिसकी भुजा, ठीक है, एक वर्ग है जिसकी भुजा 1.6 मीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। ऑप्शन ए 256 वर्ग मीटर, ऑप्शन बी 2.56 वर्ग मीटर, ऑप्शन सी 25.6 वर्ग मीटर, ऑप्शन डी 0.256 वर्ग मीटर। इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, तो जैसे फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि एक वर्ग की भुजा यानी कह रहा है एक वर्ग जिसकी भुजा, तो यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, सबसे पहले तो इसके बारे में आप सभी को जानकारी होनी चाहिए। तो वर्ग का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है यहाँ पे भुजा स्क्वायर। ठीक है, भुजा स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे भुजा दिया है तो हम सिंपल लिख सकते हैं 1.6 मल्टीप्लाई 1.6। इसका जब आप गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्योंकि 16 का स्क्वायर करते हो तो 256 आता है, उसी प्रकार से यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो सिंपल आप 16 का स्क्वायर कर लीजिए 256 आएगा और 256 लिख लीजिए। और यहाँ पे आप जो दशमलव एक स्थान 2 स्थान पे 1 2 और यहाँ पे लगा दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा आपका मीटर स्क्वायर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा देखते हैं ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2.56 वर्ग मीटर किस में है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, जिसमें प्रश्न है कि फोर्थ की सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या है। अभी देखिए सम अभाज्य संख्या क्या होता है। जैसे फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि अभाज्य संख्या जो प्राइम नंबर होता है वो क्या होता है, प्राइम नंबर उसी को कहते हैं जो एक या स्वयं अपने आप से ही विभाजित होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पर एक है तो एक तो ना ही हमने पढ़ा था ना ही भाज्य होता है और ना ही अभाज्य होता है, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, अगर हम बात करें दो की तो दो क्या है, ये सम भी है और यह एक से कटेगा और स्वयं अपने आप से कटेगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो आप सभी के सामने शो हो रहा है 2, ये बिल्कुल सही है।
देखिए 5वां प्रश्न है कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 45 वर्ग सेंटीमीटर तथा आधार 15 सेंटीमीटर है तो इस त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी। यानी कोई एक त्रिभुज है, उसका जो क्षेत्रफल है, यानी ये एक त्रिभुज है और इसका जो क्षेत्रफल है पूरा वो कितना है, तो 45 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब यहाँ पे इसका जो ये आधार है ये कितना है, तो इसका आधार कितना है, 15 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो ऊंचाई ज्ञात करने के लिए सिंपल हम क्या करेंगे, आप सभी को पता है, यहाँ पर लगा दे रही हूँ, ठीक है। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है, हमने कल भी डिस्कस किया था मॉडल पेपर में। इसका जो सूत्र होता है वो होता है 1/2 मल्टीप्लाई आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है, वैसे ही लिख दे रही हूँ ऊंचाई। तो यहाँ पर आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना था, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो था वो 45 था, ठीक है, और 1/2 मल्टीप्लाई आधार कितना है, 15 है, और ऊंचाई हमें ज्ञात करना है यानी हाइट, आप सिंपल लिख सकते हो। अब यहाँ पे हम हाइट को इधर लाएंगे और क्योंकि जब हम मतलब 45 है तो इधर आएगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा 45, और उसके बाद देखिए 2 ऊपर चले जाएगा मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई 15 इधर है तो नीचे आ जाएगा, 15 से जाएगा ये 3 बार में, और इसका आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 का मल्टीप्लाई 2 में, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, यानी ऊंचाई हो जाएगा इसका 6 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से ऑप्शन में हम लोग देखते हैं है या नहीं। सो फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो ये कुल गणित के 5 बहुविकल्पीय प्रश्न थे जो कि बहुत ज़्यादा टफ नहीं थे, इसको आप बहुत इजीली तरीके से कर सकते हो, लेकिन इजीली तभी कर सकते हो जब आपकी प्रैक्टिस होगी, ठीक है। चलिए अब हम लोग अति लघु की तरफ बढ़ते हैं, जो कि ये भी आपका 1-1 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। तो सबसे पहला देखिए इसमें प्रश्न है कि पहला प्रश्न है कि a² प्लस 1a² बराबर 2 हो तो इसका मान आप सभी को ज्ञात करना है, ठीक है, यानी 1/a प्लस a का मान ज्ञात करना है। देखिए इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, आइए इसको लगाते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हो ये आपका है a² प्लस 1/a² बराबर 2, आपको ज्ञात करना है 1/a प्लस a। तो इसको लगाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको अगर आपको सूत्र पे बहुत ही आसानी के साथ आप लगा सकते हो, सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों साइड हम क्योंकि 2 जोड़ देंगे, ठीक, a² प्लस 1a² प्लस 2, ठीक है, और बराबर इधर भी हम जब 2 इधर जोड़ रहे हैं तो 2 इधर भी जोड़ेंगे, क्लियर। अब क्या करेंगे, जब हमने 2 रखा तो इसको हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है, a प्लस a1 बराबर स्क्वायर, और 2 और 2 कितना हो जाएगा 4। इतना आप सभी को क्लियरली बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ी जगह की प्रॉब्लम है, सो यहाँ पे सबसे पहले हम आपको ये जो सूत्र है इस सूत्र पे आधारित अगर हम इसको करते हैं, क्योंकि a प्लस 1/a का अगर हम इसको और तोड़ते हैं तो किस तरीके से होगा। सो यहाँ पे इसको हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं क्योंकि जगह नहीं है, सो प्रॉब्लम होगी। 1 मिनट, इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं, ठीक है, यानी इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो क्योंकि हमें ज्ञात करना है 1 प्लस a का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे a², ठीक है, बहुत छोटा छोटा लिखेंगे, और 1 का a² प्लस 2 इधर भी जोड़ेंगे और इधर भी 2 प्लस 2, तो हो जाएगा इस तरीके से यहाँ पे a² प्लस 1a² डिवाइड यानी स्क्वायर हम कर देंगे और यहाँ पे 4। अब देखिए ये क्या होंगे, इक्वल हमने कर दिया, बराबर कर दिया। अब इसको हम सूत्र के आधारित पर इसको हम तोड़ देंगे, यानी आपने a प्लस b का होल स्क्वायर देखा था, सेम इसमें भी इसी तरीके से करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा a² प्लस 1a², ठीक है, और उसके बाद हो जाएगा यहाँ पे प्लस 2
इंटू ए लिखिए या फिर 2a लिख दीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, मल्टीप्लाई 1a, क्योंकि 2a भी रहता है तो यहाँ पे b नहीं है, 1 डिवाइड बाई a है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, सिंपल देख सकते हो कि अगर हम इस तरीके से लिखते हैं तो यहाँ से a और a कट जाएगा। अब आपके सामने क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपके सामने दिख रहा है a प्लस स्क्वायर बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा a स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ पे 1a स्क्वायर, क्योंकि a से a कट गया तो अब क्या बचा 2। तो आप देख सकते हो इसका भी मान क्या आ गया, 2 आ गया। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि a प्लस, ठीक है, a प्लस 1 बराबर a, क्योंकि हम जब स्क्वायर हटाते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, जब हटेगा तो ये, क्योंकि 4 है तो यहाँ पे 4 के सामने √4 हो जाएगा, क्योंकि जब भी स्क्वायर इस तरीके से हटेगा तो यहाँ पर इसको हटाने के लिए हम क्या कर देंगे, √4, इसका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि -4 डिवाइड बाई 9 का गुणात्मक प्रतिलोम कीजिए। बहुत वेरी सिंपल क्वेश्चन है। -4 डिवाइड बाई 9 का गुणात्मक प्रतिलोम जो हो जाता है वो हो जाता है -9 डिवाइड बाई 4। अगर यही पूछा होता -4 डिवाइड बाई 9 का, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन आपका प्रथम सेमेस्टर हो या द्वितीय सेमेस्टर है, हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर यही धनात्मक पूछा होता तो जो आपका चिन्ह होता है उसको हम चेंज कर देते, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पर अगर पूछता -4 डिवाइड बाई 9 का धनात्मक प्रतिलोम क्या हुआ, तो उसका आंसर जो होता 4 डिवाइड बाई 9, यानी माइनस का चिन्ह जो है वो हट जाता है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, अगला जो आपका क्वेश्चन है कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि 5 पुस्तकों का मूल्य, ठीक है, 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से ₹72 कम है। यानी कोई 5 पुस्तक है, उसका जो मूल्य है 7 पुस्तक, यानी क्या कर रहा है, 7 पुस्तकों से तुलना कर रहा है, और जब 7 पुस्तकों से तुलना कर रहा है तो ₹72 कम है, क्योंकि पुस्तक भी तो ज्यादा है ना। तो यहाँ पे 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से ₹72 कम है। ठीक है, एक पुस्तक का मूल्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझने के लिए क्या करना है, आपको क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। तो किसी भी क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी, देखिए कोई 5 पुस्तक है, जैसे ये एक पुस्तक हुआ, ये एक पुस्तक हुआ, ये एक पुस्तक हुआ और ये एक पुस्तक हुआ, ठीक। और दूसरा जो है वो क्या है, आपका 7 पुस्तक है, तो यहाँ पर एक पुस्तक हुआ, 2 3 4 5 6 और यहाँ पे 7। अब यहाँ पे देखिए, इसकी अगर मूल्य की बात करें और इसके मूल्य सबसे ज्यादा किसकी होगी, 7 पुस्तकों की। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि जो 5 पुस्तक के मूल्य है 7 पुस्तकों के मूल्य में से ₹72 क्या है, कम है। तो एक पुस्तक का मूल्य यहाँ पर बताना है, तो किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, आइए जानते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि माना एक पुस्तक का मूल्य ₹A है, ठीक है, माना एक पुस्तक का रुपए या मूल्य जो भी ₹A है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरा लिखेंगे माना 5, यानी माना 5 पुस्तकों का मूल्य, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से कर दे रहे, ₹5 है, क्लियर। और 7 पुस्तकों का मूल्य इस तरीके से कितना है, तो ₹7 है। अब यहाँ पे खुद ही उसने बोला है कि 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से ₹72 कम है। तो यहाँ पे हम क्योंकि घटाएंगे तो 7A माइनस 5A बराबर क्या आ जा रहा है, ₹72। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 7A में से -5A को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 2A हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा 22। अब यहाँ पे आप देख सकते हो A बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 72 डिवाइड में 2 हो जाएगा, 72 में 2 से आप काट दीजिए तो A बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे
36, यानी एक पुस्तकों का मूल्य का जो दाम है या जो रुपए है वो है 36 रुपए। तो इस तरीके से किसी भी क्वेश्चन का अगर पूछता है तो, क्योंकि इस तरीके की क्लास आपने क्लास 5 क्लास 6 में पढ़ा होगा कि कोई पुस्तक का मूल्य इतना है, इस पुस्तक से इतना कम है, ठीक। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एक पुस्तकों का जो मूल्य है वो है 36, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, अगला जो 9वां प्रश्न है कि 3 क्रमागत संख्याओं का योग 87 है और द्वितीय क्रमागत संख्या का मान ज्ञात कीजिए। अब ये तो मतलब बहुत ही इजी सवाल है, इसको तो आप बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हो, लेकिन चलिए ये भी किस तरीके से लगाते हैं ये भी आप समझिए। कहा है कि 3 क्रमागत, यानी 3 क्रमागत कोई संख्या है, ठीक है, और उसका जो मतलब जो तीसरी संख्या है वो 87 है, ठीक है। 3 क्रमागत है, जैसे आपका क्वेश्चन क्या था एक बार देखते हैं कि 3 क्रमागत संख्या यानी कोई 3 क्रमागत संख्या है और उसका जो योग है, ठीक है, क्योंकि 3 क्रमागत संख्याओं का जो योग है वो क्या है 87 है। तो हम यहाँ पर मानेंगे, सबसे पहले आप अपने कॉपी में इस तरीके से लिखेंगे माना, ठीक है, माना 3 क्रमागत संख्या, जिसे हम मान लेते हैं यहाँ पे पहला है a, दूसरा है a+1, उसके बाद फिर तीसरा है a+2, क्योंकि योग जो क्या है 87 है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने दूसरा पैटर्न हो गया। सबसे पहले आप इस तरीके से मान लेंगे कि माना 3 क्रमागत संख्या a+1 और a+2 बराबर 87 है। अब आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो a, ठीक है, और ब्रैकेट में भी लिख सकते हो a+1 क्योंकि विस्तार से लगाना होता है, और उसके बाद यहाँ भी प्लस क्योंकि मल्टीप्लाई नहीं करना है, और a+2 बराबर 87। अब देखिए इसको हम फिर अलग अलग कर देंगे, तो यहाँ पर a+1 बराबर a+2 बराबर 87। अब क्या करेंगे, 1a 2a 3a तो कितना हो जाएगा 3a, और यहाँ पे 1 और 2 तो कितना हो जाएगा 3 बराबर 87, ठीक। अब 87 हो गया। 3a में से यहाँ पे अगर आप घटाते हो, ठीक है, यानी जैसे कि हम इधर ला देते हैं क्योंकि 3a में से चर है और अचर है तो इसको हम घटा भी नहीं सकते। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इस थोड़ा जगह की प्रॉब्लम है, सो हम ऊपर वाला इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसको, क्योंकि जगह नहीं है सो थोड़ा प्रॉब्लम होगा। सो देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपका है 3a+3 बराबर 87। हम यहाँ पे क्या करेंगे कि 3a को, यानी यहाँ पे हो जाएगा 3a बराबर 87, क्योंकि +3 है इधर आ जाएगा तो -3। अब यहाँ पे हो जाएगा 3a बराबर 87 में से 3 को घटाते हैं तो क्या प्राप्त होगा, तो हमें यहाँ पे 84 प्राप्त होगा, ठीक है। ठीक है, तो 84 प्राप्त होगा। अब हम a बराबर इधर करेंगे और ये 3 जो है डिवाइड में आ जाएगा 3 का, यानी सिंपल इसको अगर हम काटते हैं तो ये जाएगा आपका 2 बार में और ये जाएगा 24। तो इस तरीके से a बराबर जो हो जाएगा 28। तो ये तो हमारी पहली संख्या का मान है, ठीक है, क्योंकि ये पहली दूसरी क्रमागत पूछा है। तो जब हमें पता चल गया कि a बराबर, ठीक है, यहाँ पे इसको हम थोड़ा कर देते हैं इरेज और लिखते हैं। जब हमें पता चल गया कि हमारा क्या था a बराबर a+1 प्लस a+2, तो हमारा a का मान पता चल गया, a बराबर हो जाएगा 28, तो हमारा a+1 हो जाएगा। यहाँ पे a का हमें मालूम चल गया 28 और उसमें +1 को ऐड कर देंगे तो 29, क्योंकि दूसरी क्रमागत संख्या पूछी है तो इस तरीके से 29 इसका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको बहुत ही आसानी के साथ समझ में आया होगा। सो आप देख सकते हो इसका जो आंसर हो जाएगा 29, ठीक है।
तीन क्रमागत संख्याओं का योग 87 है। तो अगर पहले प्रथम क्रमागत यानी प्रथम क्रमागत संख्या का मान पूछा होता तो 28 होता, लेकिन द्वितीय पूछा है तो वहां पर आपका 29 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको कंफर्म करना चाहते हो 28 को, 29 को और 30 को, तो आप इसमें ऐड कर सकते हो, आसानी के साथ समझ में आ जाएगा। सो चलिए अगला जो आपका प्रश्न है कि एक आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है, तो आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। अब फ्रेंड्स आप सभी को पता होता है आयत क्या होता है, इस तरीके से, यानी जो उसकी लंबाई होती है वो इसके समान और जो उसकी चौड़ाई होती है ये इसके समान। तो इसकी लंबाई कितनी है 10 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी 10 सेंटीमीटर, यहाँ 6 सेंटीमीटर, यहाँ 6 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स इसका जो सूत्र होता है, अगर आयत का परिमाप अज्ञात करना है तो आयत का परिमाप का जो सूत्र होता है वो होता है 2 और ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई कितना दिया है 2 मल्टीप्लाई, ठीक है, 10 और 6 कितना हो जाएगा 16 और 16 में 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 32 सेंटीमीटर इसका परिमाप आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि कभी भी परिमाप हम लिखते हैं सेंटीमीटर में, जब क्षेत्रफल पूछे तो हम सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स अगला जो आपका क्वेश्चन है कि एक बर्तन में, ठीक है, एक बर्तन में 7800 यानी 7800 सेंटीमीटर क्यूब पानी है, तो बर्तन में कितने लीटर पानी है। तो सबसे पहले तो आप क्वेश्चन देखो कि यहाँ पे सेंटीमीटर में है और यहाँ पे लीटर में है, तो इसको सबसे पहले चेंज करना होगा। अब चेंज किस तरीके से करते हैं आइए इसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें जो आपका क्वेश्चन था कि एक बार देखते हैं, ठीक है, वहां लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन है कि 7800, ठीक है, 7800 सेंटीमीटर क्यूब ये आपका है और बर्तन में कितने लीटर पानी है इसको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम चेंज करेंगे। 1 लीटर बराबर होता है कितना, ये आपको आपने साइंस में भी पढ़ा होगा प्रथम सेमेस्टर में। 1 लीटर बराबर होता है 1000 घन, क्योंकि क्यूब पूछा है तो घन सेंटीमीटर, ठीक है, घन सेंटीमीटर। अब फ्रेंड्स हमें 1 सेंटीमीटर क्यूब दिया है तो उसको लीटर में चेंज करना है। तो जब 1 सेंटीमीटर क्यूब दिया है तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर जो हो जाएगा 1/1000 लीटर, क्योंकि यहाँ पे जब हम इधर से करते हैं तो बटे में आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे लीटर। अब सिंपल कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन के आधार पर हम लिख देंगे क्योंकि 7800 सेंटीमीटर, ठीक है, क्यूब बराबर हम क्या करेंगे यहाँ पे उसी के आधार पर हम लिख देंगे यहाँ पे 7800, ठीक है, और बटे में नीचे 1000 और 1 0 से 1 0 कट जाएगा 78/10। तो इस तरीके से आपका जो आंसर आ जाएगा 7.8 लीटर। तो फ्रेंड्स इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। ठीक, तो आप लिख देंगे जो भी बर्तन में कितना लीटर पानी है तो आप वहां पे लिख देंगे 7-8 लीटर। तो यहाँ पे सबसे पहले सेंटीमीटर क्यूब में दिया है तो उसको लीटर में चेंज करना होगा और आप बहुत ही आसानी के साथ इसको लगा सकते हो। तो यहाँ पर 3264 का लॉसक क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा, किस तरीके से आप निकाल सकते हो। सिंपल कुछ नहीं करना है, अगर आप भाग विधि से निकालना चाहते हो या गुणनखंड विधि से निकालना चाहते हो बहुत ईजिली तरीके से निकाल सकते हो। किस तरीके से करना है, सबसे पहले 16 का गुणनखंड विधि से मैं निकाल रही हूँ, 2 से करिए। ठीक है, 2 से कितनी बार में जाएगा तो 8 बार में जाएगा, फिर 2 से करेंगे, फिर कितनी बार में जाएगा 4 बार में जाएगा, फिर 2 से करेंगे 2 बार से ये, फिर 1। तो इस तरीके से हम यानी यहाँ पे जो भी भागफल होता है हम लिखते हैं यहाँ तो 2 पे 4 घात हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 32। तो 32 का निकाल देते हैं, यहाँ से 2 का हम निकालते हैं तो यहाँ पे जाएगा 1, ठीक है, और 16 दूना 32 हो जाता है। फिर 2 लेते हैं, 2 8 16, फिर 2, फिर ये जाएगा 4 बार में, फिर 2 लेते हैं, फिर ये 1 बार में। तो इस तरीके से यहाँ पे हो जाएगा 2 पे घात 4, फिर मल्टीप्लाई 2 पे घात 5, फिर मल्टीप्लाई 64 का निकाल देते हैं। ठीक है, 64 का निकालते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 2 का अगर निकालते हैं तो ये हो जाएगा 3 बार में जाएगा, फिर 2 से निकालते हैं तो ये जाएगा आपका 16,
फिर 2 से निकालते हैं, फिर ये जाएगा 8, फिर 2 से ये जाएगा 4, फिर 2 से जाएगा यहाँ से 2 बार, ठीक है, यहाँ से लिख दे रहे हैं, फिर ये 1। तो इस तरीके से यहाँ आप काउंट करिए तो 2 पे घात 6, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके का पूरा हो गया, इसको इरेज कर दे रहे हैं ताकि उसका अब हम मल्टीप्लाई करें। सो चलिए यहाँ पे इस तरीके से आप गुणनखंड विधि से निकाल सकते हो। अब यहाँ पे 2 पे घात 4 है, 2 पे घात 5 है, 2 पे घात 6 है, ठीक है। अब इसमें करना क्या है, जो सबसे बड़ी घात है यहाँ पे देख सकते हो 2 पे घात 5 है। इसका लिखने का नियम क्या होता है ये भी मैं बता दूँ। इसको सबसे अच्छा है कि इरेज करके उसके बाद अच्छे तरीके से आप सभी को बताऊँ, ठीक है। सो इसको हम मिटा देते हैं पूरा, ठीक है गाइस। तो अब हम लिखेंगे यहाँ से आपका 16 का जो था वो था 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। उसके बाद 32 का था यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 बार था ना, हाँ। उसके बाद देखिए 64 का था आपका 6 2 था 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, उसके बाद यहाँ पे 2 इंटू और उसके बाद 2। अब देखिए फ्रेंड्स, गुणन की सबसे बड़ी घात देखते हैं कि सबसे 2 की मतलब 2 तो है लेकिन सबसे बड़ी घात कौन सी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो 2 बार है कितनी बार आई है, तो यहाँ पर ये आई है 6 बार, ठीक है। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से इस तरीके से 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, जो बड़ी घात होती है उसको। तो जिस तरीके से हमने 2 पे घात 6 लिखा तो हम इसको इस तरीके से भी तोड़ सकते हैं ना, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू फिर 2 इंटू फिर 2 इंटू। आप कॉपी में बिल्कुल ऐसे ही लगाएंगे जिस तरीके से मैं अभी लगा रही हूँ पूरा। अगर आप शॉर्टली में लगा देंगे फिर नंबर कट जाता है, इसलिए आप बहुत ही विस्तार तरीके से फिर इसको आप जोड़ा बना सकते हो। आप देख सकते हो तो आप 2 का क्यूब कर लीजिएगा, फिर 2 का क्यूब कर लीजिएगा, ठीक है। 2 का क्यूब कितना होता है 8, 2 का क्यूब कितना होता है 8, 8 और 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 64। तो इस तरीके से इसका आंसर जो हो जाएगा 64। देखिए मैंने आप सभी को इसमें टाइम लगाया क्योंकि बहुत सारे प्रशिक्षु कहते हैं क्या हम अब बहुविकल्पीय प्रश्न में इस तरीके से सॉल्व करेंगे। जी नहीं, बिल्कुल भी आप सभी को सॉल्व नहीं करना है, ये सिर्फ मैं आप सभी को बताने के लिए, क्योंकि बहुत सारे प्रशिक्षु कहते हैं आप बहुविकल्पीय प्रश्न जितने हैं उसको भी सॉल्व कर दीजिए क्योंकि बाद में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। इसलिए मैं गुणनखंड विधि से अगर आप कॉपी में लगाते हो तो जिस तरीके से मैंने लगाया सेम वही प्रोसेस आप सभी को अपनाना है। अगर आप वैसे ही शॉर्टली में लिख देंगे फिर नंबर नहीं मिलता है क्योंकि ये डीएलएड है और आपको प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाना होता है। देखिए दूसरा प्रश्न है कि समीकरण 1.5y माइनस 7 बराबर 0.5y का हल क्या होगा। इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, सिंपल कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये वाला जो है इधर लाएंगे और आप जब इसको घटाएंगे जैसे 1.5y माइनस 7y है 0.5y, ठीक है। तो आप क्या करेंगे 1.5y इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 0.5y माइनस 7 है इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। जब 1.5y में से 0.5y घटा लेंगे तो क्या बचेगा, 1y बचेगा। आप y लिखो या y लिखो, इस तरीके से 7 इसका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही है। देखिए तीसरा जो प्रश्न है कि y ब्रैकेट में z माइनस एक्स प्लस जेड ब्रैकेट में x माइनस वाई प्लस एक्स ब्रैकेट में y माइनस जेड का हल है। सिंपल क्या करना है कि यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो सभी कट जाएंगे, जैसे जेड एक्स करेंगे तो इस तरीके से प्लस माइनस पूरा कट जाएगा और इसका आंसर जो आएगा 0। हम इस क्वेश्चन को कई बार ही बताए हैं। सो चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला जो प्रश्न है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 45 वर्ग सेंटीमीटर है, आधार 15 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 मल्टीप्लाई आधार गुणे ऊंचाई। तो ऊंचाई पूछा है तो यहाँ पे आपका जो सूत्र है 45 बराबर 1/2 इंटू आधार क्या है 15 और ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है। तो ऊंचाई हम इधर लाएंगे। अब यहाँ पे 45 मल्टीप्लाई यहाँ पे 2
15 हर में चला जाएगा, ये कट जाएगा, 15 तियाँ 45 और 3 दूनी के 6, तो इस तरीके से 6 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हम देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला देखिए, पूर्ण संख्याओं में योग तत्समक अवयव होता है ऐसी संख्या जिसको, जैसे मान लीजिए 5 + 0 को ऐड करते हैं तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है। तो 0 क्या है, एक तत्समक अवयव होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न है कि 56, 70 और 84 का लॉसा होगा। जस्ट मैंने जिस तरीके से अभी से स्टार्टिंग में बताया, ठीक है, उसके थ्रू आप बहुत ही आसानी के साथ लगा सकते हो। 56, 70, 84 का लॉसा क्या होगा, तो आप गुणनखंड विधि से निकालो या भाग विधि से, आंसर बहुत ईजिली तरीके से आ जाएगा। फिलहाल यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, ठीक है, 840 इसका एलसीएम हो जाएगा। तो ये पूरा बहुविकल्पीय प्रश्न था, 5 क्वेश्चन। चलिए अति लघु देखिए, हमने डिफिनीशन लिया है क्योंकि डिफिनीशन बहुत बारी पूछता है, सो आपको डिफिनीशन जो है वो याद करना ही होगा। अति लघु उत्तरीय प्रश्न की अभाज्य संख्याएं क्या है, तो आप सभी को पता है प्राइम नंबर यानी वे संख्याएं जो केवल एक और स्वयं से ही पूरी विभाजित होती है, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3, 7, 11, 13, ठीक है, 19, 23, 29, ये सभी क्या है, प्राइम नंबर है। अगला सेकंड क्वेश्चन है कि भाज्य संख्याएं क्या है। ऐसी संख्याएं जो एक से ही नहीं मतलब सभी संख्याओं से पूरी विभाजित हो जाती है, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। फॉर एग्जांपल 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, ये सभी क्या है, भाज्य संख्या है। अगला प्रश्न है समापवर्ती क्या है। वह संख्या अथवा व्यंजक जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं तथा व्यंजकों में प्रत्येक द्वारा पूर्णतः विभाजित हो जाता है और दी हुई संख्याओं तथा व्यंजकों का समापवर्ती कहलाता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कहें 2, 4, 6 का समापवर्ती निकालना है, तो यहाँ पे देखिए फॉर एग्जांपल जैसे हम कहें कि 4 हो गया, 8 हो गया, ठीक है, तो यहाँ इसका सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे और जो कॉमन रहेगा हम उसी का समापवर्ती कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न जोड़ क्या है, तो वेरी सिंपल, लेकिन डिफिनीशन याद करने के लिए गिनती करने की प्रक्रिया को लगातार करना है, क्या कहलाता है, जोड़ कहलाता है। अगला प्रश्न है कि जब आप शून्य को किसी पूर्ण संख्या में जोड़ते हो तो क्या परिणाम होता है। तो फ्रेंड्स, अब अगर आप जैसे आप पूर्ण संख्या 5 है, इसमें आप 0 को ऐड करते हो तो हमें वही संख्या प्राप्त होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, अगला जो आपका प्रश्न है गुणन संक्रिया का संबरक प्रगुण क्या है, तो इसका आंसर जो होता है पूर्ण संख्याओं का गुणनफल सदैव पूर्ण संख्या होता है, ठीक है, यानी 5 मल्टीप्लाई अगर 2 का आप करते हो तो आपको 10 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर पूर्ण गुणन संक्रिया का संबरक प्रगुण क्या है, तो अगर आप पूर्ण संख्या से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको पूर्ण संख्या ही प्राप्त होता है। तो यह इस तरीके से क्या है, एक संबरक प्रगुण है। तो यहाँ पर अति लघु जितने भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किए ये क्या थे, डिफिनीशन थे, जो कि याद करना ही करना होगा। अब यहाँ से आपका अति लघु स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आपका पहला प्रश्न है कि 12, 9, 25 का लॉसा क्या होगा। तो इस तरीके से हम भाग विधि से निकाल देते हैं। 12, 9, 25 का लॉसा जो हो जाएगा, सबसे छोटी संख्या 2 लेंगे, 2 से जाएगा 6 बार में 9 नहीं जाएगा, 25 भी नहीं जाएगा, फिर 2 लेंगे, 3 जाएगा, 9 नहीं जाएगा, 25 नहीं जाएगा, फिर हम 3 लेंगे, 3 से जाएगा एक बार में, फिर ये 3 तरीके 9, फिर 25, फिर हम लेंगे यहाँ पे 3 से जाएगा एक बार में, फिर 1, फिर यहाँ पे 25, फिर 5 यहाँ से जाएगा और फिर यहाँ से एक और 5। तो इस तरीके से हमने देखा 2, 3 और यहाँ 5। तो इस तरीके से यहाँ पे 5 × 5 × 3 × 3 × और उसके बाद यहाँ पे जो हो जाएगा 5 × 3 × 3 × 22 × 2। इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए 25 और 25 में यहाँ से 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 9, तो यहाँ पे 9 और 4 का मल्टीप्लाई 36 और 36 में 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब 36 में 4 का मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 24। 1 मिनट, हमारा क्या आंसर था, 3 × 3 50 × 2 × 2, ठीक है। तो यहाँ पे इसको 25 हो जाएगा, 25 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो जाएगा और 100 का मल्टीप्लाई अगर हम 9 में करते हैं तो इस तरीके से 9 आ जाएगा। पहले हमने जल्दी में इस तरीके से, फ्रेंड्स आपको जल्दी नहीं करना है, ठीक है। इसका आंसर जो हो जाएगा 900। अब देखिए फ्रेंड्स, अगला जो आपका प्रश्न है कि कापियों की संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए।
छोटे से छोटी संख्या पूछा है यानी इसका लॉसा निकाल देना है। कॉपियों की संख्या छोटे से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 3, 6, 12 व 15 बंडलों में अलग अलग किंतु बराबर बराबर भागों में बांटी जा सके। इसका भी यानी आपको सिंपल क्या करना है, 3, 6, 12 और 15 का क्या निकाल देना है, एलसीएम निकाल देना है। इसका आंसर आ जाएगा, जैसे कि 3 नहीं कटेगा 2 कट जाएगा तो ये जाएगा 3 बार में, 3 छक्के 12, फिर 15 नहीं जाएगा, फिर आपका 2 लेंगे, 3 नहीं कटेगा, फिर 3 नहीं कटेगा, फिर यहाँ से 3 बार में, फिर 15 नहीं जाएगा, फिर हम 3 लेंगे, 1 फिर 1 फिर 1 3 5 15 फिर 5 फिर कट जाएगा। यहाँ पे आप 5 या 15, ठीक है, और 15 का 4 में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 15 चौको 60। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी ऑप्शन तो नहीं लेकिन इसका आंसर आ जाएगा 60। एलसीएम सिंपल। देखिए अगला प्रश्न है कि संख्या एवं संख्यांक को समझाइए, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। संख्या की परिभाषा या संख्यांक का क्या डिफिनीशन होता है। जैसे संख्या कितनी वस्तुएं हैं जिससे ज्ञान होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, संख्या। संख्यांक किसे कहते हैं, संख्याओं को जिन संकेतों द्वारा समझाया जाता है उन्हें संख्यांक कहते हैं। ठीक है, सरल शब्दों में अगर हम कहें, संख्यांक का अर्थ है संख्या को लिखने में प्रयुक्त अंक। यानी जो भी हम, जैसे संख्या कितनी वस्तुएं हैं, इसका अगर हमें ज्ञान होता है तो उसे हम संख्या कहते हैं। और जो भी उस संख्या को हम लिखित रूप में, यानी जो भी हम अंक का, जैसे 59, तो ये क्या है, एक संख्यांक है। तो इस तरीके से आप सभी को बहुत ही क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, अगला जो प्रश्न है कि परिमेय तथा अपरिमेय संख्या क्या है। परिमेय संख्या वो होता है जिसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ जो आपका Q है वो क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अपरिमेय संख्या क्या होता है, वे संख्या है जिसे हम P/Q के फॉर्म में नहीं व्यक्त कर सकते, जैसे √3। अभी अगर मैं आप सभी को बताऊं कि √4 क्या है, यह एक परिमेय है या फिर अपरिमेय, आप सभी इसका आंसर कर सकते हो। दूसरा है कि अगर मैं पूछूं कि जो 36 है ये क्या एक परिमेय है या अपरिमेय, तो इसका आंसर आप सभी कमेंट्स बॉक्स में कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें प्रश्न है कि 100 और 110 के बीच अभाज्य संख्या क्या है। प्राइम नंबर अभी हमने जाना, तो 100 और 110 के बीच में अभाज्य संख्या क्या है, ये 2016 का पूछा हुआ प्रश्न है। तो 101 है और ये सभी अति लघु ही हैं। ठीक है, आपको शॉर्ट लाइन लगनी चाहिए क्योंकि इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 101 हो जाता है, फिर 103 हो जाएगा, फिर 107। जिस तरीके से आपको स्टार्टिंग में जैसे 1 3 7 9 जैसे होता है। ठीक है, यहाँ पे अभाज्य संख्या की अगर हम बात करें तो ये पूरा हो जाता है। ठीक है, 109 को भी ऐड कर लीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स, अगला जो प्रश्न है कि परिमेय संख्या है आपस में जोड़िए। तो यहाँ पर आपस में जोड़ना है, तो यहाँ पर आप कॉमन देखते हो 7 7 है तो हम 7 ले लेंगे। 8 4 कितना होता है, 12। इसका आंसर आ जाएगा 12/7 उतना। देखिए फ्रेंड्स, अगला जो आपका प्रश्न है -5 / 12 + 5 / 18 को सरल कीजिए, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहले इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे आइए जानते हैं। सबसे पहले आप इसको तोड़ लेंगे। ठीक है, -5 + 12 + 5 / 18। सबसे पहले आप 12 और 18 का एलसीएम लेंगे। 12 और 18 का अगर आप एलसीएम लेंगे तो 36 आएगा। ठीक है, आप भाग विधि या गुणनखंड विधि से किसी तरीके से भी करिएगा, 36 आएगा। उसके बाद क्या करना है कि यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ से जो 36 है 12 में भाग देंगे। तो जब हम 12 में भाग देंगे तो आपका क्या आएगा, 12 दूनी 24 और 12 36। तो 3 आया, 3 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका -15 आएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ 36 लिख देते हैं। उसके बाद 18 में 36 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 2। फिर 2 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, +10। अब यहाँ पर हम देखेंगे प्लस और माइनस है, तो माइनस यानी हम 15 में से 10 को घटाएंगे, तो 10 घटाएं 5, और क्योंकि माइनस का चिन्ह लगाएंगे, क्योंकि 15 और 10 में सबसे ज़्यादा कौन है, 15, तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पे 36। तो इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा -5 / 36, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, अगला जो आपका क्वेश्चन है कि -4 / 7 में -12 को घटाइए। अब यहाँ पे -4 है और यहाँ पे 7 है, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे क्या है आपका -12
और 7 है, इसको घटाना है। तो किस तरीके से घटाएंगे, आइए जानने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ, देखिए गाइस, यहाँ भी माइनस है और माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो इसको हम कर देते हैं इरेज। अब क्या करना है, देखिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ 7 और 7 क्या है, एलसीएम है, क्योंकि कॉमन है तो हम 7 को एलसीएम ले लेंगे। क्लियर। और 12 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा, 12 में से 4 जाएगा तो 8। अब हम माइनस का चिन्ह क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। 12 से 4 बड़ा है या 4, तो आप देखेंगे 12 बड़ा है, तो इस तरीके से 8/7 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अगला जो आपका प्रश्न है कि परिमेय संख्या -8/7 और -14/15 का गुणा कीजिए, इसका गुणनफल परिमेय संख्या क्या होगा। क्या करना है कि यहाँ पे -8 और 7 मल्टीप्लाई -14 और -15 का मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस, तो ये सिंपल हो गया कि यहाँ से प्लस हो जाएगा। जो भी हमारा आंसर आएगा प्लस में ही आएगा, क्योंकि यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है। 7 से एक बार काट दीजिए, छोटा हो जाएगा। 7 एकम 7 और 7 दूना 14। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम 8 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे 16 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है माइनस आएगा। 15 में 1 का मल्टीप्लाई करें तो 15, तो यहाँ पर आ जाएगा 16 डिवाइड बाई -15। ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ कुल हम